Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, Ajmer. मेरा आज का टॉपिक हिस्ट्री एंड लैंडमार्क्स इन जेनेटिक्स। मेरा ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट फर्स्ट की सेकंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। जेनेटिक्स हेरिडिटरी की स्टडी है कि किस तरीके से जीन्स और उससे जुड़े हुए कैरेक्टर्स और डिफरेंट फैक्टर्स दूसरी जनरेशन में जाते हैं और किस तरह ये आपस में एसोसिएटेड हैं। जेनेटिक्स जो बायोलॉजी है उसका एक बेसिक पार्ट है और इसके अंदर बहुत सारे एरियाज जो हैं वो ओवरलैप हो रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर, मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि ये सब फील्ड जीन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमने जाना कि डिफरेंट जो सिविलाइजेशंस हैं और ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है उनके अंदर बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो हेरिडिटरी से इन्फ्लुएंस होते हैं और इनका एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि किस तरीके से बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, इसे किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, ये सब जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। बेबीलोन के अंदर करीब 6000 साल पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था पेडिग्री ऑफ फोर्सेस का, और वो इंडिकेट करता है कि किस तरीके से कैरेक्टर्स जो है वो इनहेरिट होते हैं। और तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि इस पर जेनेटिक्स पर बहुत पहले से ही काम हो रहा था और बहुत सारे जो पाम की ट्रीज़ हैं उनमें भी क्रॉस पॉलिनेशन की एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फर्स्ट हम बात करते हैं एंशियंट थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस एंड ब्लड इन हेरिडिटरी। हालांकि बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं कि किस तरीके से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आगे पास हो रही है और उसका इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है। और मेंडल ने जो वर्क किया, जरूरी नहीं वही के वही इनहेरिटेंस के ट्रेड्स नेक्स्ट जनरेशन में आ रहे हैं, उससे भी जो रेशियो है डिफरेंट रहा है। हिस्ट्री की अगर अगर हम अंदर बात करें तो देखा गया है कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका इंटरेस्ट रहा है कि किस तरीके से हेरिडिटरी कैरेक्टर पास होते हैं और वो सिविलाइजेशन से किस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब बेसिकली जो बात आती है वो है कि अगर हम किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी की बात करें कि उसका स्ट्रक्चर, उसकी वॉइस, उसका गेट, उसका गेस्चर, ये सारी की सारी जो है वो जीन से जुड़ी हुई हैं और ये हमेशा क्यूरियोसिटी का विषय रही है कि कैसे ये कंट्रोल होती है। क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो उस वक्त क्योंकि डीएनए की स्टडी नहीं हुई थी और इतना अच्छे माइक्रोस्कोप्स नहीं बने थे, तो उस कारण जो भी स्टडी थी वो एकदम साइंटिफिक या केमिकल बेस पर नहीं शो हो पाई थी। अगर हम ह्यूमन सेटलमेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे किस तरीके से फार्मिंग के अंदर वो क्रॉप्स को सेलेक्ट करते थे, प्लांट्स को करते थे, क्या कौन से उनके फेवरेबल क्वालिटीज़ हैं प्लांट्स की, तो इससे पता चलता है कि उन्हें कुछ ना कुछ आइडिया था कि ये कैरेक्टर्स कैसे पास होते हैं। हिपोक्रेट्स, जिसे कि हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं, अ, इनका मानना ये है कि जो कैरेक्टर्स हैं इनहेरिटेंस जो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, वो उन्होंने अपनी एक स्पेशल हाइपोथेसिस दी थी जिसे हम पेनजेनेसिस के नाम से जानते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जितने सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं बॉडी के अंदर जो अ, दिख रहे हैं, बॉडी के जो पार्ट हैं, वो जो है वो सीड की तरह, पेरेंट जो है सीड देता है, उसके कारण किसी भी इंडिविजुअल के अंदर वो सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो शो होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो वो सीड जो है वो मदर की वोम में डाल दिया जाता है।
तो उन्होंने कहा जिस तरह से एक प्लांट उगता है, सीड डालने के बाद पूरा प्लांट उग जाता है, उसी तरीके से उन्होंने कहा कि ह्यूमंस के अंदर भी वो पेरेंट जो है वो सीड देते हैं, और उसी कारण ये कैरेक्टर्स उसके अंदर आते हैं, जिसे हम पेनजेनेसिस के नाम से जानते हैं। एरिस्टोटल का जो मेन एम्फेसिस था, उन्होंने कहा कि ब्लड जो है वो हेरिडिटरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उन्होंने कहा खून के अंदर जीन्स होते हैं, और उनका मानना था कि ब्लड जो है वो जनरेटिव मटेरियल जो है वो सप्लाई करता है सभी पार्ट्स को एडल्ट बॉडी के अंदर, और उनका मानना था कि ब्लड ही है जो बेसिकली जनरेटिव जो पावर है वो ब्लड के अंदर ही है। एरिस्टोटल का ऐसा मानना था। और उनका मानना ये था कि मेल का जो सीमेन है वो प्योरिफाइड ब्लड है, ब्लड का ही एक प्योरिफाइड फॉर्म है, और विमेंस का जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो उन्होंने कहा वो भी सीमेन के समान होता है। मेल और फीमेल का जो मेन कंट्रीब्यूशन है वॉर्म के अंदर जब बेबी डेवलप होते हैं, तो उनका मानना था कि ये सारे के सारे हेरिडिटरी जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे ब्लड के कारण ही डेवलप हो रहे हैं। तो इन्होंने अपना पूरा फोकस ब्लड के रोल पर किया था। और जैसे कि अब हम जानते हैं कि क्योंकि उस वक्त ये सब नहीं था, इतनी माइक्रोस्कोपी नहीं थी, लेकिन जितना उनका साइंटिफिक नॉलेज था, जितना उन्होंने सीखा था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना ब्लड का मॉडल दिया था। उन्होंने कहा ब्लड के अंदर ही सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है। अगर ग्रीक मॉडल की बात करें कि ग्रीक के अंदर इनिशियली हम बात करें, तो उन्होंने इनहेरिटेंस का जो मॉडल दिया था, उन्होंने कहा था कि बहुत सारे सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं इनहेरिटेंस के अंदर। फिर उसके बाद मेंडेलियन मॉडल आया था, और मेंडल का जो बेसिक आइडिया था, उन्होंने कहा था कि कोई फैक्टर्स होते हैं, हेरिडेटरी फैक्टर उन्होंने नाम दिया था। इन फैक्टर्स के कारण डोमिनेटिंग फैक्टर्स और जो डोमिनेट नहीं करते हैं वो फैक्टर्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, जिसे कि हम रेसेसिव फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। प्री फॉर्मेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, करीब अगर हम बात करें, जब एरिस्टोटल और मैंडल का वर्क चल रहा था, और मैंडल का काम बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब वो जिंदा थे उस वक्त उनके काम की उतनी पहचान नहीं हो पाई थी, और उन्होंने काम अपना हेरिडिटी का काफ़ी पहले कर लिया था। 17th और 18th सेंचुरी में प्री फॉर्मेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई। साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि और क्योंकि नया नया माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन के अंदर, स्पर्म के अंदर एक हेड होता है, ह्यूमन जैसा ही एक मिनिएचर स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा ह्यूमन पहले ही बन जाता है, प्री फॉर्मेशन उसका हो जाता है। उसके बाद लेमार्क आते हैं। लेमार्क ने कहा कि ये जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं वो सब एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, और हम जो कैरेक्टर एक्वायर कर लेते हैं वही नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। तो उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर नाम दिया था। जैसे उन्होंने कहा जिराफ की जो गर्दन है पहले छोटी थी, धीरे धीरे वो कैरेक्टर्स उनकी गर्दन बड़ी होती गई क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती गई, और वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो गई। लेकिन इन सब के जो हैं क्योंकि बाद में ये प्रूफ हो गया कि एक्वायर्ड जो कैरेक्टर है वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते हैं, और उसको फिर जेनेटिक थ्योरीज के साथ जोड़ा गया कि उनका बेसिक जो कहना था वो क्या था। वॉलिस जो हैं, जो कि इवोल्यूशनरी थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन की दे रहे हैं डार्विन के साथ, डार्विन का जो वर्क था उन्होंने तहलका मचा दिया था। और जब डार्विन अपना जो उनका यान था HMS बीगल, उस पर उन्होंने जाकर बहुत सारी स्पीशीज पे वर्क किया, और फिर उन्होंने वहाँ देखा कि नेचुरल सिलेक्शन की उनकी थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि नेचर जो होता है वो सेलेक्ट करता है, और उसके कारण स्पीसिएशन होता है। काफ़ी अच्छा इनका वर्क रहा।
और जिसमें वेलेस का भी रिजल्ट यही रहा था। तो डार्विन एक लैंडमार्क की तरह थे जेनेटिक्स के अंदर। मेजर अगर हम बात करें लैंडमार्क्स, जो कि 1953 में अमेरिकन जेनेटिस्ट और बायोफिजिसिस्ट वॉटसन एंड क्रिक, उन्होंने सबसे पहले डबल हेलिकल जो मॉडल था डीएनए का, उससे बनाया था। और जैसे ही डीएनए का स्ट्रक्चर आ गया तो उसके बाद जेनेटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, क्योंकि हमें पता चल गया कि जो अब तक हम फैक्टर्स की बात कर रहे थे वो अल्टीमेटली है क्या। तो फिर ये डीएनए की स्टडी हो गई, और डीएनए जैसे ही पता चला उसके बाद जेनेटिक्स के अंदर लोगों को बेस समझ में आने लग गया। तो सारी जो थ्योरीज थी उसको भी हम देख सकते हैं कि रिवाइव हुई सब के सब, और नियो मैंडलिज्म और सारी जो नई थ्योरीज है वो डेवलप हुई, क्योंकि डीएनए जो है उनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन होता है और उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पास होते हैं। 1958 के अंदर जो डीएनए का रेप्लिकेशन के जो मेथड हैं, जिसे कि हमें सेमी कंजर्वेटिव मेथड के नाम से जानते हैं, और डिफरेंट थ्योरीज आ गई उसके अलावा कि किस तरीके से इनके अंदर जो हम वेरिएशन की बात कर रहे हैं, तो सेल डिवीजन के अंदर किस तरह से वेरिएशन हो रहा है, नए कॉम्बिनेशन किस तरीके से बन रहे हैं। 1966 में जेनेटिक कोड जो है, जो कि 64 पॉसिबल जो कोड्स होते हैं उसकी डिस्कवरी हो गई, किस तरीके से उनकी एनकोडिंग होती है, नया प्रोटीन बनता है। तो ये सारे के सारे वर्क जो थे, निरनबर्ग और हरगोविंद खुराना, इनका काफ़ी अच्छा वर्क है इस पर, जीन्स पर। और इस तरीके से रेप्लिकेशन का प्रोसेस समझ में आ गया, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड्स। 1961 में फ्रैंकोलिस जेकब जो थे, जो बायोकेमिस्ट थे, और उनका जो मानना है, मोनार्ड एंड जेकब, उनका एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है। और उन्होंने जीन रेगुलेशन का मॉडल दिया और किस तरीके से ये जीन रेगुलेट होते हैं और डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस को ये रेगुलेट करते हैं। तो इनका मॉडल बायोकेमिकल रिएक्शंस और जेनेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसे जैसे जेनेटिक्स आगे बढ़ रही थी, एडवांसमेंट आ गए कि नई स्पीशीज कैसे बनाए, नए कॉम्बिनेशन कैसे ले, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए। और 1970 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जो नाथान्स और ऑथेनल जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक स्पेशल एंजाइम्स डिस्कवर किया जिसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। और इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में कोई स्पेसिफिक जो सीक्वेंस होता है उसको क्लीव किया जाता है। जैसे ही इस एंजाइम की डिस्कवरी हुई उसके बाद बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट जीन्स बन गए, प्लाज्मिड्स बन गए बैक्टीरियोफाजिस के अंदर। तो और नए कॉम्बिनेशंस बने उससे, बिल्कुल अगर हम बात करें हाइब्रिड्स नए बन गए, नए पॉलीप्लॉइड्स बन गए, और इस तरीके से एक नया जो फेज बना जिसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनने वाले बहुत सारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स आ गई, एनिमल्स के अंदर बहुत सारे नए कॉम्बिनेशंस बन गए, बहुत सारे डिजीज को इसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क था। यहाँ पर हम देख सकते हैं मैंडल से लेकर जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका कंट्रीब्यूशन किस तरीके से रहा है। मैंडल 1865 में अपना काम शो करते हैं। 1902 में सर्टन और बावेरी का काम है, क्रोमोसोमल थ्योरी इन्होंने दी थी। मुलर का जो वर्क है वो उन्होंने म्यूटेशन पे, इनका बहुत अच्छा काम है। इसके अलावा जो आप बहुत सारे हर्शले एंड चेज, इनका जो काम है वो उन्होंने डीएनए की लेबलिंग की थी, है ना। तो हेरिडिटी में इनका इम्पोर्टेंट रोल है। और 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जीनोम की सीक्वेंसिंग हो जाती है। मॉर्गन का वर्क अपन देखें तो क्रोमोसोम पर इनकी हेरिडिटरी किस तरह लिंक्ड
क्रोमोसोम्स काम करते हैं, एक्स लिंक्ड सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स पर इनका काम है। ग्रिफिथ जो है उनका काम ट्रांसफॉर्मेशन पर है। तो वाटसन एंड क्रिक का 53 में अपना काम आ गया। जेकब एंड मोनार्ड का वर्क है जिसमें कि मैसेंजर आरएनए की एग्जिस्टेंस इन्होंने शो की। तो ये सारे के सारे साइंटिस्ट हैं जिनका कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है एक लैंडमार्क्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स। 1866 के अंदर मैंडल का वर्क पब्लिश होता है और इनका जो बेसिक काम था वो पी प्लांट्स पर था। और ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम पता चलता है कि कैरेक्टर्स कौन से डोमिनेंट है, कौन से रिसेसिव है, और वो किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं और कैसे नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं। 1869 के अंदर स्विस जो बायोकेमिस्ट थे मिशर का जो वर्क था वो एक इम्पॉर्टेंट इसलिए था कि उन्होंने सबसे पहले जो था न्यूक्लियन को आइसोलेट किया था जिसमें कि आज हम उसे डीएनए के नाम से जानते हैं। और उन्होंने एक हाइपोथेसिस भी दी थी जिसमें कि न्यूक्लियन का जो रोल था हेरिडिटरी में उसे उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले ये पता चलने लगा था कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। 19वीं शताब्दी में मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वापस रीडिस्कवर हुआ और सबसे पहले इस साइंटिस्ट को ह्यूगो ड्यूवरीज और कार्ल्स कॉरेंस और शैनमार्क जो थे उन्होंने ये इन एक्सपेरिमेंट को वापस रीडिस्कवर किया। 1928 के अंदर बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे उनका एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया जो है वो कैपेबल है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। और यहाँ से इन्होंने कहा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हेरिटेबल भी होता है। 1931 में अमेरिकन साइंटिस्ट जो थे उनका जो वर्क था क्लिंटॉक, उनका जो वर्क था बेसिकली उन्होंने एलील्स के कॉम्बिनेशन पर वर्क किया, लिंक्ड जीन पर उनका काम था और किस तरीके से ये जो फिजिकल एक्सचेंज होता है क्रोमोसोमल पार्ट का उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था। 1944 में कैनेडियन अमेरिकन बैक्टीरियोलॉजिस्ट ऑसवाल्ड जो थे उनका जो काम था उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंसेस पर अपना काम किया। 1950 में ऑस्ट्रियन जो बायोकेमिस्ट थे चारकॉफ, उनका जो काम था बेसिकली डीएनए पर उन्होंने काम किया था और बेसिक कंपोनेंट जो है डीएनए के उस पर, और इन्होंने बताया कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। 1951 में साइंटिस्ट फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की जो हेलिकल जो स्ट्रक्चर था डीएनए के फाइबर का उसकी इमेजिंग बनाई थी एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज के द्वारा। 1953 में चारकॉफ ने एक्सरे इमेजिंग के द्वारा अपना बेसिकली काम वाटसन एंड क्रिक का जो काम था डीएनए की स्टडी का वो 1953 के अंदर आता है क्योंकि उससे पहले चारकॉफ ने अपना डेटा दे दिया था। तो उसके बाद वाटसन एंड क्रिक ने अपना डबल हेलिकल जो मॉडल था वो दिया था। 1960 के अंदर वार्नर जो हैं उन्होंने अपना काम जो किया था वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पे किया था जिससे कि जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स जो बने थे एक पर्टिकुलर साइट पर उस पर इनका काम आता है। 1970 के अंदर अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो थे मैक्सम, उनका काम आता है जिसमें फ्रेडरिक सैंगर के साथ इन्होंने इसको डेवलप किया था। और ये जो था वो था डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंसिंग एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क आता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर कि उसमें पता चलता है कि किस किस तरीके से इनका बॉन्ड्स हैं डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस के। 1983 के अंदर अमेरिकन बायोकेमिस्ट जो हैं मुलिस, उन्होंने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को
इन्वेंट किया था। और यहाँ से जैसे ही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आती है वैसे ही बहुत सारे एडवांटेजेस आ जाते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी अब टेस्टिंग के अंदर पीसीआर यूज़ में आ रहा है। तो मुल्लिस का जो इन्वेंशन था बहुत इम्पॉर्टेंट था। 1990 के अंदर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2003 के अंदर कंप्लीट हुआ था। और सक्सेसफुली सारे के सारे रिसर्चर्स हैं, उन्होंने हर जीन कहाँ पर प्रेजेंट है और किस तरह से उनका कॉम्बिनेशन है नाइट्रोजनस बेस का, वो पूरा कर लिया था। 2002 के अंदर जो हैपमैप प्रोजेक्ट था वो हुआ था, जिसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन जो है डिफरेंट ह्यूमन डिजीज़ के अंदर किस तरह से होती है उस पर ये पूरा काम हुआ था। यानी कि इन्होंने हैप्लॉइड जीनोटाइप मैपिंग की थी ह्यूमन जीनोम की। तो इस तरीके से ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ही पार्ट था, लेकिन उसका एक्सटेंशन था, और किस तरह से वेरिएशन ह्यूमन जीनोम के अंदर प्रेजेंट है, ये स्टडी इसके द्वारा की गई थी। आज हमने हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स के बारे में जाना कि किस तरीके से आज हम जेनेटिक्स के इस पायदान पर पहुंचे हैं, कैसे कौन कौन से लैंडमार्क्स रहे हैं और उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है जेनेटिक्स के डेवलपमेंट में। थैंक यू सो मच।